मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, इस चैनल पर आपको टेट यानी यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड मैथ का जो भी टॉपिक है, जो भी पोर्शन, जो भी सिलेबस है, वो कवर किया जा रहा है इसमें। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और संख्याएं लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सामिश्र संख्या। ये तीनों संख्याएं हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है? तो अभी तक हमने जितनी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत कहाँ किया? नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं किस में आती हैं? सब वास्तविक संख्याओं में आती हैं। और इस वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पे शो भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में सारी प्रकार की संख्याएं, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। जैसे वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, सब शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। यानी कि हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या में शामिल होती हैं। अब वास्तविक संख्या आपकी माइनस से लेके, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके और -100 इस तरीके से, अगर हम संख्या रेखा पे इस तरीके से -50 इस तरीके से, यानी कि फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से जो भी संख्याएं यानी कि इन्फिनिटी तक ये जाएंगी। अंडर रूट भी हो गया, इसमें अंडर रूट भी हो गया, शामिल हो गया। ठीक है ना? तो अंडर रूट भी इसमें रखा जा सकता है। तो सारी संख्याएं ये क्या होती हैं?
ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी जो भी परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। अब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जो वास्तविक नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। काल्पनिक रेखाओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। तो फिर ये काल्पनिक संख्याएं बनी क्यों? इनका क्या प्रारूप होता है, किस तरीके की ये होती हैं? तो इसमें होता है एक आई। आई इमेजिनरी से आई बन गया आई। यानी अगर कोई संख्या काल्पनिक लिखनी है तो उसको हमें आई के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है आई हो गया, 3 + i हो गया, या 5 - i हो गया, कुछ भी इस तरीके से 5 - i हो गया, 5i हो गया। इस तरीके से ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आई फॉर इमेजिनरी यहाँ से। अब आई की वैल्यू क्या होती है? तो आई की वैल्यू जो होती है √-1 होती है। इसका यूज क्या है भाई? ये काल्पनिक संख्याएं जब हमें कल्पना में ही देखना है तो ये संख्याएं बनी क्यों, इनका यूज क्या है? जब हम इनको संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते हैं तो इनका आखिर यूज क्या है? तो ऐसी संख्याओं को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए या कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसी संख्याओं का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि x² = -9 है। x² = -9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी √-9। अब अंडर रूट माइनस, सब जान रहे हैं कि अंडर रूट माइनस में है, अगर कोई वैल्यू माइनस में है अंडर रूट में, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको √i यानी -1 बाहर करेंगे और फिर √9 करेंगे। तो इस तरीके से √-1 की वैल्यू आई हो गई और 9 की वैल्यू कितनी हो गई? +-3। यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? +-3 हो सकता है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 3 +-3 आई। तो ये सॉल्व हो गया, हमारा काम भी चल गया। और इस तरीके से x की वैल्यू भी निकल के आई, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू ये निकल के आई, +-3 आई। तो इस तरीके से हम कुछ साइंटिफिक इक्वेशंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है सॉल्व करते हैं ऐसी संख्याओं की सहायता से, ऐसी संख्याओं का हेल्प लेके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे काल्पनिक संख्या। अब सामिश्र संख्या। सामिश्र संख्या, सामिश्र संख्या जैसे नाम से ही पता है, ये ऐसी संख्याएं जो जिसमें रियल संख्याएं भी शामिल हो और इमेजिनरी संख्याएं भी शामिल हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इनको कहते हैं। तो सामिश्र संख्या, सामिश्र संख्या। अब सामिश्र संख्या का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक और इमेजिनरी नंबर दोनों शामिल हों। ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक
दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं, होती हैं। जैसे 5 हो गया वास्तविक संख्या और आई हो गया काल्पनिक संख्या। 5 हो गया वास्तविक संख्या और आई हो गया काल्पनिक संख्या। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जो हम लोगों ने काल्पनिक संख्या पढ़ा है, तो काल्पनिक संख्या में थोड़ा सा सुधार करिएगा। इस तरीके से हमने लिखा 5 प्लस आई, 5 प्लस आई, तो एक्चुअली ये 5 प्लस आई या 3 प्लस आई या 3 माइनस आई, ये सामिश्र संख्या ही है, ये सामिश्र संख्या ही है। काल्पनिक संख्या में आई हो गया, 2 आई हो गया, 3 आई हो गया, इस तरीके से 5 आई हो गया, इस तरीके से काल्पनिक संख्या हो गई। तो सामिश्र संख्या में बस सिंपल ये आपको ध्यान रखना कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो गई। अभी जो हमने इसके पहले पढ़ाया, तो इसके पहले थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि काल्पनिक संख्या में सिर्फ आई वाले टर्म शामिल होंगे, और जब इसमें रियल नंबर भी शामिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये सामिश्र संख्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले वाले में अभी हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एग्जाम्पल दे दिया था, तो उसको आप सामिश्र संख्या ही समझिएगा। काल्पनिक संख्याएं आई, 2 आई, 3 आई, 5 आई, इस तरीके से होती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका एक इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, इस तरीके से एक ग्राफ हम बना दें इसको समझने के लिए। जैसे एक सबसे बड़ा ये क्या हो गया, इसमें हो गया आपका वास्तविक संख्या, ये हो गया आपका वास्तविक संख्याओं का सेट, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो गया। और इसमें काल्पनिक संख्या आपका बाहर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी इस सेट में, यहाँ काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक है ना। अब इसमें जो है, इसमें भी आपका फिर क्या सेट बनेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में फिर हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं देखेंगे होती हैं, और फिर इसी पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं मिला के पूर्णांक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं मिला के परिमेय संख्याएं होंगी, और अपरिमेय संख्या अलग है। लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों मिला के वास्तविक संख्या आ जाएगी। अब इसी में आपके पूर्ण संख्या में ही, या इसमें कह लीजिए आप प्राकृतिक संख्या में या पूर्णांक संख्या का ही रूप होता है, जो सम और विषम होता है, भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, ये सारी चीजें इसी में शामिल हैं, पूर्णांक संख्या में ही शामिल है, भाज्य भाज्य हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए हो गया कि वास्तविक संख्याओं में ही सारी संख्याएं शामिल होती हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही रूप होती हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो बाकी काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, इमेजिनरी नंबर, इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, ये खाली कुछ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज की जाती हैं। तो मित्रों, हम समझते हैं कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हम लोगों ने संख्या बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। हाँ, एक संख्या और जो छूट रही है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्णकालिक संख्या भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा पूर्णकालिक संख्या। तो ऐसी संख्याएं, पूर्णकालिक संख्या या संपूर्ण संख्या ऐसी होती है कि उसके जितने भी फैक्टर हों, लेकिन उस संख्या को छोड़ के, यानी कि जितने भी उसके
अपवर्तक हों, कोई संख्या मान लीजिए हमने लिया 6, अब इस 6 के जितने भी अपवर्तक होंगे, कौन कौन से इसके अपवर्तक हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बाकी 6 भी इसका अपवर्तक होगा, लेकिन 6 को छोड़कर, यानी इस संख्या को छोड़कर हम लेंगे। तो ऐसे ऐसे अपवर्तक, जितने भी अपवर्तक होंगे लेकिन उस संख्या को छोड़ के, अगर हम इसको टोटल करें, इनके अपवर्तक का टोटल करें, तो 1 + 2 + 3, इस तरीके से कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसी 6 के बराबर ये भी आ गया। इसका मतलब यही हुआ। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी संख्या जिसके जितने भी अपवर्तक संभव हों, लेकिन उस संख्या को छोड़कर अगर जोड़ा जाए, इन अपवर्तकों को जोड़ा जाए, तो उसी संख्या के बराबर होते हैं। तो इसको समझ लीजिए। डेफिनेशन लिखना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये संख्या 6 हो गई, दूसरी होती है आपकी 28। अब 28 में हम जब देखेंगे तो 1 हो गया, 2 इसके अपवर्तक 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गया, 7 हो गया और 14 हो गया। अब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14, तो ये कितना आएगा, 14 तो यहाँ होगा ही, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 28 हो गया। तो ये 28 आ गया, यानी कि इसी संख्या के बराबर इनका प्लस सम भी आ गया। तो परिभाषा वही निकल के आती है कि ऐसी संख्याएं जिसके जितने भी अपवर्तक संभव हों, उन सबका योग किया जाए, उन सबका योग करने पर उसी संख्या के बराबर आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक संख्या और है 496। अब 496 आप लोग करके देखिएगा। 496 ये भी संपूर्ण संख्या होती है। 496 संपूर्ण संख्या होती है। तो कुछ गिनी चुनी संख्याएं हो सकती हैं जो संपूर्ण होती हैं। बाकी संख्याएं, सारी संख्याएं हम इस तरीके से संपूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। कुछ रेयर संख्याएं होती हैं जो संपूर्ण होती है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, तो ये आपके काम की चीज है। तो हम समझते हैं कि अब हम लोग काफी कुछ समझ लिए, सीख लिए, संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। और अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। संख्याओं के ऊपर जो प्रश्न है, जो प्रश्न बन सकते हैं, जो संभव प्रश्न है, इन सारे संभव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए मित्रों इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम जो भी प्रश्न बन सकता है, इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।